बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लावे डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से एडहॉक जजेस तैनाती की मुखालफत कर दी गई है। बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है कि तकर्री के खिलाफ जुडिशल काउंसिल जाएंगे, जबकि वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि मेरी राय में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए और आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से एडहॉक जज जो तैनाती की मुखालफत कर दी गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला पेचीदा हो गया है? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसे ही बस एक ट्रक की बत्ती सी है जी। और इश्यूज कुछ और हैं मुल्क के, और ये जो है ये यहाँ पे मतलब जो आइन में तो बिल्कुल इसकी गुंजाइश है और पहले भी ऐसा होता रहा है सारा, और मुकदमात बहुत सारे मौजूद हैं। लेकिन आपका ख्याल है कि ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट, इसमें आप चंद शख्सियात को छोड़ के बाकी शख्सियात को देखें आप, वो इस मुल्क में अदालती इस्लाहत चाहेगा और कानून और आइन, और ये एक दिन एक ट्रक की बत्ती निकलती है, दूसरे दिन दूसरी निकलती है, तीसरी निकलती है। यानी अब यहाँ पे आज एहसन इकबाल साहब हमारे इंतहाई मोहतरम वो वापस आए चाइना से, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बताएंगे कि क्या बना वो जो रीशेड्यूलिंग हुआ। वो आके मरदमशुमारी बता रहे हैं, इतनी आबादी होती थी तो डिजिटल होता था, पता नहीं कि मैंने अच्छा चले, फिर हो सकता है कोई बात हो जिसका खुशखबरी बाद में वो ऐलान करें उसका। और एक तारड़ साहब जो हैं वो एक बात करके चले गए, दूसरे तारड़ साहब आए तो कुछ और कह रहे हैं। यानी मुझे तो ये मैं समझा था उस दिन, मैं बड़ा यानी परेशान हो गया था। उन्होंने आके कहा ना कि ये गद्दारी के मुकदमात कायम हो रहे हैं और हम जो है ये, तो मैंने कहा शायद यहाँ अभी डी चौक पे कोई पता नहीं क्रेने वेने लाने का इनका मूड है, क्या पता नहीं। मैं अल्लाह खैर करे, जिम्मेदार शख्सियात हैं। तो अगले दिन पता चला अभी गौर किया जा रहा है, अभी गौर भी नहीं हो रहा, फिर पार्लियामेंट में लाया जाएगा। ये मतलब है कि ये कैसे है, इसको किसने बनाया है, इस अरेंजमेंट को कैसे, क्या है मतलब इसका कोई सर पैर है? मतलब मियाँ साहब जो हैं वो आज पता चला कई दिनों से तो मरी में, आज मरी से लाहौर गए। अच्छा, अब ये भी खबर है कि वो मरी में थे और मरी से वो लाहौर चले गए। वो लाहौर क्यों गए? मरी में रहते, ये लाहौर जा रहे हैं, तो मतलब ये मियाँ साहब की हुकूमत है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। जो भी कह लें, जैसे भी कह लें, ये नवाज शरीफ साहब की ये हुकूमत या अरेंजमेंट जो भी है वो, और ये अरेंजमेंट अगर गिरा, जो कि गिर रहा है और गिरता हुआ नज़र भी आ रहा है, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मियाँ नवाज शरीफ साहब को होगा। तो उनको आगे बढ़ के इसको थामना चाहिए। अब ये जो है, ये कितनी अजीब सी बात है कि एक दिन आप कहते हैं कि पार्टी बैन हो रही है, अगले दिन कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, बैन नहीं हो रही, यानी बैन यानी पाबंदी। अच्छा, मैंने फिर उसको चेक किया, मैंने कहा ये तहरीक इंसाफ अगर पाबंदी लग गई इस पर, तो ये इस पार्टी का क्या बनेगा? तो पता चला कुछ भी नहीं बनेगा, इसका नाम हो जाएगा कलअदम तहरीक इंसाफ। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हाँ वो कलअदम, मतलब कलअदम तहरीक इंसाफ के नाम से वो उसमें जो जाएंगे वो कलअदम जमातों के वो तनी कौन से शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे लोग सारे मुल्क के। मैंने कहा अच्छा, तो ये जो है ना ये कुछ अजीब सा है, पता नहीं हंसी मजाक देखें कोई संजीदगी से। यानी इशू क्या था? मईशत। इशू क्या है? सिक्योरिटी। आज वो देखा आपने, वो जो चाइना का डेलीगेशन आया हुआ है, जो PLA की 95 साल उनको, PLA जो है ये चाइना बनने से पहले PLA के है ना, मतलब चाइना तो बाद में बना है, लेकिन उससे पहले PLA की तारीख तो उससे पहले से है ना, जद्दोजहद जब कर रहे थे और आज़ादी के लिए। तो वो PLA तो 1926-27 में गालिबन बन गई थी। तो वो उनका डेलीगेशन पूरा आया हुआ, और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो, मतलब जो मर्जी दाएं बाएं दुनिया में इधर उधर होता हो, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो, मैंने बोला जहाँ जो मर्जी होता रहे, कुछ मुल्कों के साथ, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, हमारे जो चाइना के साथ, अमेरिका के साथ भी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन सबके साथ। लेकिन यह है कि वो अब ये जो सारा रौला है, इस अरेंजमेंट को अगर है तो भाई बताएं। पार्टियां एग्री कर गई, पार्टियां एग्री नहीं हुई, मुशावरत हो गई है, इमरजेंसी लग रही है, पता नहीं इमरजेंसी से भी शायद प्लस लग जाएगी,
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आखिर में कुछ। तो ये अदालती इस्लाहत कहाँ से आ गई बीच में? खुदा का वास्ता, लोगों के इस महीने जो बिल आ रहे हैं, आने वाले हैं, और जो लोगों के महंगाई से जाने निकल रही हैं, तो आप ये बीच में एक अदालती इस्लाहत आ गई कि वो मतलब मुकदमात ख़त्म होंगे, कौन का भाई खुदाया क्या 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 हो गया है? तो ये मसला ये है कि ये अगर अच्छा अब वो यानी मुझे नहीं पता कि क्या आके उन्होंने बात की है, बड़ी बड़ी बात उन्होंने बड़ी सेंसिबल की, यानी वज़ीर कानून बड़े ज़बरदस्त, वो आके उन्होंने संभाला है ना जी। रौले को, जो रौला पड़ा हुआ था उन्होंने संभाला है आके कि जी हम ऐसे है और ऐसे और यूँ कर रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसको संभाला अपने बयान से। लेकिन मसला ये है कि वो पहले वाले तारड़ किधर गए? ये तारड़ सीज़न 2 जो है, इससे पहले वाले तारड़ जो थे वो तो कह गए थे कि बैन करने जा रहे हैं हम, अब हमने फैसला कर लिया है और ये और वो सारा, वो किधर गए? ये क्या चक्कर है भाई? पीपल्स पार्टी एक बात हो गई, दूसरी बात, अच्छा वो अभी तक उन्होंने अलग रखा हुआ अपने आप को इस पूरे मामले से, वो सीटों के लिए भी शायद ये नहीं चल रहा। देखिए इशू मतलब एक वो कहते हैं ना, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, वो नहीं, ये नहीं चल रहा। ये इसमें कोई वो सिनर्जी नहीं है ना आपस में। मतलब क्या नवाज शरीफ साहब ये इस मतलब मैं मानने को नहीं तैयार कि मुझे वही मैं सोचता हूँ ना कि नवाज शरीफ साहब के क्या किस तरह से ये चेस बोर्ड बनाया है नवाज शरीफ साहब ने, कि नवाज शरीफ साहब उसमें है नहीं, फिर वो सदर क्यों बने? फिर वो शहबाज शरीफ साहब को देखे ना, फिर कहते ना सारा शहबाज शरीफ पर डाल के वो फिर सदर भी बने, फिर मुतारिक होने का फैसला किया, ये किया वो। तो अब उनको जो है ये मईशत इशू देखें, बाकी इशूज़ देखें, मुल्क की सिक्योरिटी क्राइसिस है। अच्छा वो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन वो पहले ही था, वो बड़ा फौज, फिर उसके बाद मैंने वही बात की थी कि उसका हिस्सा होगा, हमेशा होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा सिक्योरिटी। लेकिन ये कि उसके बाकी बहुत से इश्यूज़ हैं उसमें आपके जवानों की जाने जा रही हैं, उसमें सफारती महाज पे आपने कैसे करना है, आपने और बहुत सारे इश्यूज़ को, सोशल अनरेस्ट ना फैले, तो ये कुछ जो है ना ये इसमें। तो बाकी ये है कि वो अदालत जो है वो तो पता नहीं मतलब तो एक दिन कुछ मतलब ये क्या हो गया पता नहीं, अचानक एक दिन कुछ और था, एक दिन वो हमारे, मैंने उनसे मिलना है, वैसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, फैसल सिद्दीकी साहब का बड़ा, उनको जो है ना एक क्या कहने चाहिए, अगर कुछ सब्र का कोई हो ना कोई तमगा, तो वो जिस तरह से उन्होंने अदालत के सामने उस दिन यानी एहतराम अदालत का किया है, और जिस तरह वो मतलब और जो उनके साथ हो रहा था। लेकिन ये है कि बाद में तो ज़ाहिर है दूसरी सियासी कायदीन आ गए, सबको आ गए, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब का नाम मेरे जहन से अटका हुआ, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप, मैं कभी नहीं मिला, मेरी बात भी नहीं हुई, उनको तमगा जो है ना एक ख़ास तमगा मिलना चाहिए जो उन्होंने जिस तरह फेस किया उस कोर्ट को। और एक दूसरे साहब भी थे जो काफ़ी पता नहीं किसकी शय पे आए हुए थे, वो तो बड़ी अजीब व गरीब, उनका तर्ज अमल भी बड़ा अजीब था, जो एक और लॉयर थे। बहरहाल तो अब ये कि मंसूरी शाह साहब इंशाअल्लाह आएंगे और उनकी मौजूदगी में हम उम्मीद करते हैं फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अगर देख लें, अगर वो समझते हैं कि ये सारा कुछ आइन और कानून की इस्लाहत के लिए हो रहा है तो सही आइन में जगह, लेकिन असल इशू मईशत, आइनी इस्लाहत कहाँ से आ गई बीच में इस वक्त? खुदा का वास्ता, इस वक्त मईशत, ये जो पूरे मुल्क में पावर शॉर्टेजेस हो रहे हैं, ये जो इस वक्त आपका जो सिक्योरिटी क्राइसिस है, इस वक्त जो बड़े इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, वो करते रहिएगा यार ये, और कौन से लोग मतलब। अच्छा तो बात ये है कि ये पता नहीं कहाँ से वो इसको एक एक कदम से पीछे हटके ना और ये बैठ के इस मसले को हल करें। सिस्टम अगर ये नहीं चल रहा तो भी इसमें से निकलना तो है ना, फिर अब फंस गए सारे। तो वो फिल्मों का डायलॉग होता था ना, आते अपनी मर्जी से जाते हमारी मर्जी, मुझे लगता है इनको जाने का भी जी, ये फंस गए सारे इसमें आके, अब इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। तो शहबाज शरीफ साहब रोज मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, भाई कैसे दे देंगे आप यार, मतलब मैं चला जाऊंगा छोड़ के, मतलब होता है ना कि। तो मकसद है कि इसको बैठ के अब अगर इसको कुछ करना है ना, इसको आगे कुछ शेप देनी है, इस सिस्टम को भी तो जाएगा कुछ शक्ल से ही जाएगा ना, या बहुत ही मतलब अजीब
मतलब धूल तो उड़ा ही है ना इसकी, मगर मज़ीद धूल ना उड़े, लेकिन मेरे ख्याल से और उड़ेगी भी, बिल्कुल डिस्क्रेडिट होकर जाएगा इस सिस्टम। और उसमें मतलब ये बात की, फिर वो कर दी, फिर ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया। और अदालत जो है, देखें ये जो बात होती है ना, पार्लियामेंट अपना एक ऐसे, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, अदालतों की अपनी सुप्रीमेसी, लेकिन आप देखें कि अदालत जो है और जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट सिविल और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दोनों, अब जो अदालतें हैं आपकी, यानी ये बात कहना कि जी पार्लियामेंट, ओ भाई एक ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आइन कहाँ बना, पार्लियामेंट में बना, और तशरीह अदालत करेगी उसकी। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक माँ कहे कि जी मैंने बच्चा चूंकि पैदा किया है तो इस बच्चे को कत्ल भी मैं कर सकती हूँ। एक मिनट होल्ड ऑन, बच्चा पैदा करने का हक का मतलब ये नहीं है कि माँ आगे से कहे कि मैंने जो कि पैदा किया था तो मैं कत्ल भी करने लगी हूँ ना, इसको मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो ये जो एक थ्योरी आई हुई है ना बीच में, भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कानून साजी के लिए, इंटरप्रिटेशन उसकी अदालतें करेंगी, ठीक है। पूरी दुनिया में जो एक आपको नया तरीका बनाना है तो बना लें, घरों में अपने बना लें, फिर जिरगे लगा लें, लेकिन ये मौजूद माशरे में इस तरह होता ही नहीं है। तो अदालतें और उनके फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन, और ये 190 के तहत हर अदारा पाबंद है इसका कि अदालत, वरना फिर अदालतें क्यों है भाई। तो ये है कि उसके तहत करें, अपील में जाएं, दोबारा जाएं, फिर जाएं, आगे पीछे रास्ते निकालें, जो भी कुछ करना है। लेकिन ये चूंकि एक वो सिस्टम समझ नहीं आ रहा ना, मतलब 45-47 वो मामला चल रहा है, खुद ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था मियाँ साहब को। ये जो भी फार्मूला था मियाँ साहब को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। आईनी ओहदे नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे, मतलब अजीब, मुझे नहीं पता क्या बहरहाल इनका हो। मियाँ साहब से जो है ना वो इनको जो है ना बड़ी प्रॉपर एक बात करनी चाहिए थी, और उसके बाद जो भी मामला थे वो इस तो बिल्कुल ही फारिग हो गया ना सारा, बिल्कुल होना तो था इसमें। मैं तो कह रहा हूँ मगर ये अच्छा नहीं लग रहा ना, मतलब आदमी कहे, इतनी सीनियर हमारे लोग हैं तो कहते हो भी अच्छा नहीं लगता ना बंदा रोज़ रोज़, खुद ही इनको पता होना चाहिए। अच्छा तो मैंने आपसे, अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त, आज ये बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया जो PLA का हुआ है ना, और ये देखें मुल्कों की अपनी अपनी तारीख बड़ी है। आप PLA जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की आप हिस्ट्री उठाएं, देखें चाइना, इवन अमेरिका को देखें आप, इन मुल्कों की, यानी हम अपने आप को देख लें, पाकिस्तान जब आज़ादी मिलती है उसके पीछे उसके कितना ज़्यादा स्ट्रगल है। तो आप उनको देखें, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फिर दूसरे मुल्क फिर कैसे, और तो ये जो है ये एक बड़ा अच्छा आज हमें मनाज़र नज़र आया। लेकिन मैं दूसरी बात की तरफ जाता हूँ कि ये बड़े चेस बोर्ड पे ना, ये अपने अंदर के हम ज़रा देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये फिर आपको अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या हंगर गेम चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है ना, इसको ज़रा संभालें आके। और मुझे अभी भी हमेशा ये लगता है कि जो राना सनाउल्लाह साहब है ना, वो सियासी आदमी है चूँकि, और ये आज़म रज़ी तारड़ साहब वज़ीर कानून ये मामला को संभालते हैं। मुझे तो इस सेटअप में जैसे होता है ना कि वो बात को संभाल लेते हैं, वो हंसी मजाक में आगे पीछे करके जुमले वो मतलब वो संभाल लेते हैं मामला को। मुस्लिम लीग उनकी ये जो टीम इस वक्त मौजूद है यहाँ पे, तो बाकी तो मुझे नहीं पता कि वो क्या किस उस पर बैठे हुए हैं और क्या बात करते हैं। तो ये कम से कम दो शख्सियात को मियाँ साहब एक फुल अथॉरिटी देकर, और पहले अब सिनर्जी तो बनाए ना कि क्या बात, क्या अल्टीमेटली बात क्या करनी है। अच्छा एनीवे, तो देखें हुआ क्या है, वो वापस आते हैं वक्त मिला तो, लेकिन ये नहीं चल रहा अरेंजमेंट। अब कैसे आगे होता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि बहरहाल वो आईनी सलाहत करनी थी तो ये करना था। अच्छा तो इशू ये है कि इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन, और प्रेसिडेंट बाइडन ने अचानक ये ऐलान किया, कल वाइट हाउस की तरफ से एक एलामिया जारी हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडन को कोविड हो गया। अच्छा ये वाइट हाउस का जो एलामिया है, जो फर्स्ट स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो ये प्रेस सेक्रेटरी ने उनके जारी किया, और बहुत कमज़ोर नज़र आए उसमें प्रेसिडेंट बाइडन। जो एयरफोर्स 1 पे जब ये जा रहे थे, एक लास वेगास में शायद तकरीब थी जो इन्होंने कैंसिल की, और उसके बाद ये खबर आई कि इनको कोविड हो गया दोबारा।
और उसमें फिर ये जो तस्वीर इनकी नज़र आई उस वक्त तक शायद, क्योंकि डिस्टेंस और वो रखा हुआ है इन्होंने प्रॉपर, लेकिन कमज़ोरी से ये चढ़ते नज़र आए। अच्छा, उसके बाद जो वाइट हाउस के एलामिया जारी हुआ है, स्टेटमेंट उनका आया है सामने, तो उसमें स्टेटमेंट में ये है कि फॉलोइंग द फर्स्ट लॉस वेगस में प्रेसिडेंट बाइडन को कोविड हुआ, वैक्सीनेटेड हैं वो, बूस्टेड भी हैं, एंड ही इज़ एक्सपीरियंसिंग माइल्ड सिम्टम्स। अच्छा, ये डेलीवर चले जाएंगे, वहाँ पर वो सेल्फ आइसोलेशन में जाएंगे, वाइट हाउस नहीं आएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, अपनी जो उनकी जो रेजिडेंस जो दूसरी है। अच्छा, ही फेल्ट ओके फॉर हिज फर्स्ट इवेंट ऑफ द डे, लेकिन वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, तो केयर टेस्टिंग हुई कोविड-19 की और उसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ गए। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि ये प्रेसिडेंट बाइडन को जो उनका यानी सिम्टम्स माइल्ड हैं, टेम्परेचर और वो सारा बता रहे हैं। पेक्सोल्विड जो है ये एंटी वायरल टैबलेट फाइज़र वाले बना रहे हैं, और ये जो है अब ये प्रेसिडेंट बाइडन ने इसकी पहली डोज ली। अच्छा, जो इशू है वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन को कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है ऑन रिकॉर्ड, सवाए कि एक आध दफ़ा इनको कोई एट्रियल फिब्रिलेशन या और कोई ऐसे मामला हुए हैं, लेकिन कोई क्रॉनिक इनको डिजीज़ नहीं है। लेकिन इनके साथ दो इश्यूज़ हैं जो इनको हाई रिस्क पेशेंट बनाते हैं इस वक्त कोविड का। पहली तो इनकी एज है 81, और दूसरा जो इशू है वो ये है कि इनको तीसरी दफ़ा कोविड हुआ है। ये तीसरा कोविड है जो इनको हुआ है, और यूजुअली होता ये है कि ये फिर वो जो मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जो लॉन्ग कोविड जो एक फिनोमेना उसमें अब चले जाते हैं, तो ये तीसरा कोविड है वैक्सीनेशन और बूस्टर डोजेस के बावजूद। इन्होंने वैक्सीनेट हुए, फिर बूस्टर डोजेज लगवाई, फिर उसके बाद ये तीसरी दफ़ा कोविड इनको हुआ है। तो हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं कि इनकी सेहत जल्दी अच्छी हो, ये वापस अपनी। अच्छा, वहाँ से फिर स्टेटमेंट में ये भी है कि वाइट हाउस से ही परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटीज़। तो पाकिस्तान की तरफ से गई हैं उनके लिए विशेस, और हमारी तरफ से भी कि ये सेहतयाब हों, लेकिन इससे बुरा कोई टाइम नहीं हो सकता था कि इनको पूरी जो एक आलमी बसात है वो हिल गई है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वॉक ओवर है ये अब फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। और इसी दौरान ये खबरें कंफर्म होना शुरू हुई कि जी नैन्सी पेलोसी जो है उन्होंने मुलाकात की थी बीमार होने से पहले, नैन्सी पेलोसी ने भी की थी, और उसके बाद जो सेनेट के अंदर मेजॉरिटी उनके लीडर हैं हकीम जेफरसी, उन्होंने की। सेनेट के अंदर जो हैं वो हाउस माइनॉरिटी और सेनेट मेजॉरिटी लीडर चार्ल्स शूमर और हकीम जेफरीज, और उन्होंने भी कहा कि आप अगर आते हैं तो हम अगली सेनेट और अगले हाउस दोनों जगह मेजॉरिटी लूज़ कर जाएंगे अपनी, अगर आप प्रेसिडेंट बने। उन्होंने वाइट हाउस का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम आपको हाउसेस का बता रहे हैं कि दोनों हाउसेस लूज़ कर जाएंगे डेमोक्रेट्स अगर आप आए प्रेसिडेंट। नैन्सी पेलोसी भी उन्होंने भी बात की। तो अब ये चूँकि जाहिर है कि इसमें अब वो चेंज हो गया है पुराना वाला ना, मुझे नहीं पता PCR वगैरह टेस्ट तो यकीनन आ गया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि वो 5 दिन के लिए सजेस्ट करते हैं या इससे लंबा सजेस्ट करते हैं, लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर है कि इनको रेस्ट चाहिए होगा, क्योंकि तीसरा कोविड जो है ये एक प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे जब वैक्सीनेटेड हों और आपको बूस्टर्स लगे। अच्छा, अब जो ये उस वक्त हुआ सारा जब वहाँ पर जो है वो रिपब्लिकन्स का जो कन्वेंशन है वो अरूज पे, और उसमें जो कल हमने देखा वहाँ पे कि जो बाज़ाब्ता तौर पे नॉमिनेशन आज फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो करेंगे अपनी, यानी आज आखिरी दिन है तो आज वो स्पीच करेंगे, आज उनकी स्पीच पे ख़त्म हो जाएगा जो उनका कन्वेंशन है। लेकिन ये है कि कल जो था वो फॉर्मली जो JD वैंस उनके जो नायब सदर के कैंडिडेट हैं वो आए, और उनके साथ उनकी अहलिया भी थी उषा, और उन्होंने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की, उनकी अहलिया ने भी बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की उषा जो है।
ये दोनों येल से पढ़े हुए हैं, हमने पहले भी बात की थी। और ये जो हैं ये दोनों लॉयर्स रहे, और फिर उसके बाद ये इनकी किताब और इनकी पूरी जो बैकग्राउंड इन्होंने पूरा दोहराया। इन्होंने कहा कि वो जो इलाके हैं उनको दोबारा मैं लाऊंगा मेन स्ट्रीम में, और उनके वहाँ पर गुर्बत है, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा अपनी रूट्स का। इन्होंने बताया कि वो जो जहाँ से बैकग्राउंड है, स्कूल में क्या हुआ, आगे किस तरह से, मतलब अपनी लाइफ को उन्होंने पूरा, और साथ ही फिर वो उन्होंने कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हूँ, मामला ठीक हो। अच्छा, उसके बाद इशू ये है कि अच्छा उनकी एहलिया ने भी कहा कि मेरे शौहर बड़े, ये असल में अपील होता है ना फैमिली के लिए, तो ये वो सारा डोनाल्ड ट्रंप की जो ग्रैंड डॉटर हैं वो भी आ गई, और वो लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि मैं उसको देख रहा था इनकी स्पीचेस को, तो उसमें इनकी जो वाइफ हैं वो उन्होंने एक बात बड़ी ने कहा कि जी ये जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त हस्बैंड हैं, और इनकी वाइफ चूँकि हिंदू हैं तो उन्होंने कहा कि ये वैसे तो बहुत से सभी वेजिटेरियन आजकल तो मुख्तलिफ, ये कोई इशू नहीं होता, लेकिन इनकी वाइफ जो है वो प्रॉपर, उन्होंने कहा मैं वेजिटेरियन है, तो ये अपनी ग्रैंड मदर के लिए नहीं, उनकी वालदा के लिए भी खाना बनाना सीखा है इन्होंने, वेजिटेरियन खाना। तो एक फैमिली का जो है वो एक इम्प्रेशन हमेशा इस तरह की कंपेन में दिया जाता है। तो उनकी जो ग्रैंड डॉटर हैं उन्होंने कहा ग्रैंड पा करके उन्होंने जो है वो ट्रम्प साहब को मुखातिब किया, तो वो बड़ा अच्छा एक ये नहीं एक अच्छा गया इनका बहुत ज़्यादा। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अभी इसमें दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल आपको खला नज़र आ रहा है, और ज़्यादा जो भाव इस वक्त मार्केट के अंदर जो गॉसिप है या जो बेट्स हो रही हैं वो हो रही हैं कैमिला हैरिस पे। कैमिला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं है पहले, उन पे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये बहुत अजब सा मामला है। अच्छा, ये जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है 39 ईयर्स के हैं, ये यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट होंगे पता नहीं कितने प्रेसिडेंट्स के बाद या कितने अरसे के बाद। लेकिन यह है कि ये अभी तक वहाँ पर ये तय नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडन की जगह कौन लेगा, और बाइडन ने उन्होंने कह दिया कि मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं, तो मैं हो सकता है, उन्होंने इशारा कर दी है, और लोग मिले भी हैं और भी सारा हो गया। लेकिन इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था कि ऐन उस वक्त जाके जबकि बिल्कुल सर पे खड़ा है तो पता चला बाइडन जो है उनको वो बीमार भी हो गए, वो डिबेट भी पहले ठीक नहीं हो सकी, और अब कैंडिडेट अनाउंस होगा, और उधर जो है वो रिपब्लिकन्स बिल्कुल वो दुनिया में मतलब जैसे होता है ना कि वो अब बता रहे हैं कि मतलब ठीक है, लोग उनसे अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई अब ये दुनिया इस तरह से आगे जो है आगे ऐसी चलेगी। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो जेडी वैंस, उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो अगले यानी आप समझ लें कि काफ़ी अरसे तक रिपब्लिकन अब इसी यानी ये हो सकता है अगले प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हों, और इसी तरफ जो आप समझ लें कि जो पॉपुलिज्म कहें या जो भी वर्ल्ड व्यू कहें वही चलेगा जो अब ये रिपब्लिकन पार्टी सामने लेकर आती है। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें ये बात बड़ी ज़रूरी है ये समझना, एक शख्सियत हैं जिनका नाम है मतलब इनकी दोस्ती किसने करवाई, ये तो बड़े सख्त नकात थे, हमने बात पहले भी कल भी डिस्कस की कि इनकी दोस्ती किसने करा दी। ये तो ट्रम्प को बड़ा बुरा भला कहते थे, होता ना, बहुत सारे अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हुए थे। लेकिन फिर एक साहब हैं जिनका नाम है पीटर थियल। अच्छा, पीटर थियल जो हैं वो पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी यूथ को और हमारे जो बहुत से और लोग हैं पाकिस्तान में, मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद में यकीनन उनको पता होगा ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं और स्टार्टअप्स क्या हैं और ये सारा इनको। तो ये जो चंद यानी बड़े ज़बरदस्त किस्म के वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो एक ये पीटर थियल हैं, और वो ये होता है कि स्टार्टअप शुरू किया और फिर वो स्टार्टअप कहीं से कहीं पहुंच गया, कहीं से कहीं पहुंच गया। ये 2-3 दोस्तों ने शुरू की, स्टोरीज आती हैं उन्होंने। तो ये चंद दुनिया के बड़े स्टार्टअप्स जो बने दुनिया में, उसमें से एक स्टार्टअप जो है उसका सेहरा इनके सर जाता है, पीटर थियल के। इन्होंने 1997-98 में ये कोशिश की कि किसी तरह इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो इधर से उधर पैसे को भेजा जा सकता है। क्या जो पैसा है वो इलेक्ट्रॉनिकली
इंटरनेट के ज़रिए और इस तरह से कोई तरीका है बन सकता है, तो उस पर इन्होंने काम करना शुरू किया। पेपॉल, वो आगे जाके पेपॉल बन गया, पेपॉल बन गया आगे जाके, ठीक है। तो ये पेपॉल के सीईओ और बनाने वाले। अच्छा, और उसके बाद ये हुआ कि एक साल, अगले साल ही इन्होंने जो है वहाँ पे इनको एक और दोस्त मिल गए, तो इन्होंने वो x.com के नाम से उन्होंने बनाई, इन्होंने मर्ज कर दी। तो वो भी यंग्स थे, ये 2000 के अंदर उन्होंने मर्ज कर दी। आगे जाके वो इलॉन मस्क बन गए। तो ये जो है ये इलॉन मस्क और ये सारा एक ग्रुप है, सिलिकॉन वैली टेक जाइंट्स। और फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद ये हुआ कि एक और इनको साहब मिले घूमते घामते, उन्होंने कहा यार इसमें थोड़े से पैसे डाल दो। उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है, पैसे डाल दिए। उन्होंने कहा ये मरवा मत देना। 5 लाख पाउंड उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए उसमें, वो फेसबुक बन गई। तो ये फेसबुक, ये शुरू के उन लोगों में से, ये पीटर थियल है, इन्होंने दोस्ती करवाई ट्रंप की उनके वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और 2 किताबें हैं यहाँ पे बड़ी मैं रिकमेंड करूँ, ये हमारे यूथ में और बच्चों में जो स्टार्टअप्स और ये सारा। एक तो 0 to 1 जो 7th है, पीटर थियल की अपनी किताब है, और उसमें नोट्स ऑन स्टार्टअप्स 2014 में। दुनिया काफ़ी बदली है इसमें, लेकिन स्टिल ये इसमें बहुत कुछ है। 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स में हाउ टू बिल्ड अ फ्यूचर, ठीक है। ये जो है एक किताब है इनकी, और दूसरी इनकी लाइफ के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। पीटर थियल लाइफ एंड टाइम्स और फाउंडर ऑफ पेपॉल एंड बोर्ड मेंबर ऑफ फेसबुक एंड ऑथर ऑफ 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स एंड हाउ टू बिल्ड। ये 2019 में आई, एक 2014 में आई। अच्छा, अब ये जो है इन्होंने जो है ये जो बहुत करीब रहे डोनाल्ड ट्रंप के, ये थ्रू आउट, यानी अभी नहीं, ये पहली टर्म में भी बहुत करीब थे उनके। एक ज़माने में बात हो रही थी कि शायद ये कोई व्हाइट हाउस में कहीं बड़ी जगह सर्व भी करेंगे, लेकिन ये जो है इन्होंने जो है ये येल गए स्पीच करने के लिए। उस वक्त वो स्टूडेंट के तौर पे वहाँ पढ़ रहे थे, डीजे वैंस। उन्होंने वहाँ पे एक ब्लॉग लिखा कि मैं बड़ा मुतासिर हुआ स्पीच सुन के कि आगे जाके इंसान इस तरह बनता है और इस तरह तरक्की करता है, ये करता है, वो करता है, जैसे होते हैं यंग। इन्होंने लिखा, वो जो वहाँ पर आए हुए थे स्पीकर, वो मुतासिर हो गए इनसे। उन्होंने जनाब इनको फिर अपने मुख्तलिफ जो आगे वेंचर्स चले उसके अंदर इनको शामिल कर लिया और इनको प्रॉपर सपोर्ट किया। फिर सिलिकॉन वैली, फिर बाकी जगहों पे कि कैसे आगे चलते हैं, कैसे चलते हैं। फिर पॉलिटिक्स में सेनेट के अंदर जब इन्होंने आना था तो वहाँ पर भी इनको फंडिंग की, फिर सारा कुछ कर करा के तो वाइस प्रेसिडेंट। तो यानी आप समझे कि वो जो टेक जाइंट्स हैं वो सिलिकॉन वैली के और तमाम वो सारे इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, इलॉन मस्क समेत। क्योंकि आपको याद होगा कि शायद वो जब ट्विटर अकाउंट ख़त्म हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसके ऊपर इलॉन मस्क ने बड़ा शदीद एहतजाज किया था ये वो सारा। तो वो सारा जो ग्रुप है वो इनके इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गए, सिलिकॉन वैली। अच्छा, लेकिन अभी तक जो एक जुमला अदा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के बारे में, वो उसके और उसका भाव गिरता ही जा रहा है, क्योंकि वजाहत किसी ने नहीं की उसकी, तो वो गिरता ही जा रहा है। वो गिरते हुए वो जो सेमीकंडक्टर उनकी कॉरपोरेशन है उसको गिरता ही जा रहा है। और यहाँ पर उसके नतीजे में एक स्टेल सा आ गया है, अब एक ठहराव सा आ गया है। इन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन सऊदी अरेबिया थोड़ा सा चाइना के साथ चला गया है और उसमें मतलब उनके साथ भी है, वो उनके साथ भी है, लेकिन ये कि मैं उनकी बहुत उनका हर सूरत में दिफा करूँगा। तो मतलब उन्होंने ज़रा, लेकिन ये कि हम सबको मिल के ईरान के ख़िलाफ़ जाना चाहिए, तो उन्होंने बात की है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो असर्ट करें, जैसे यूके के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो यूके यूरोप कॉन्फ्रेंस हो रही है जो जिसमें दायरा यूक्रेन डिस्कस हो रहा है और इश्यूज़ भी डिस्कस होंगे। तो अब ये है कि वो सारी दुनिया इसको देख रही है कि अब ये इस मतलब वो किस तरह से अगली बसात आती है और किस तरह से एक जो अभी तक अमेरिका सुपर पावर है, ये ज़हन में रखें, दूसरी सुपर पावर इमर्ज हो रही है, लेकिन अमेरिका अभी तक मौजूद है। अभी तक दुनिया डॉलर पे है, डॉलर से कैसे शिफ्ट होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, लेकिन वो इसी एरा में होगा। क्योंकि जो जब फोकस किया उन्होंने कि जी हमारी रियल थ्रेट तो यूक्रेन है ही नहीं ना, मतलब छोड़ दें यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की थ्रो अंडर द बस, तो वो तो इशू ही नहीं है, तो हमने तो इसको ख़त्म करके
और वो विक्टर ऑर्बन को इस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने नाराज़ हो गए ज़ेलेंस्की काफ़ी यूके के अंदर कि भाई ये विक्टर ऑर्बन क्या कर रहा है बातें, और ये करो मेरा साथ दो वो दो। यूरोप के अंदर वो जाहिर अपनी स्ट्रेटजी यूरोप को डिसाइड कर रहा है, वो इस फड्डे में तो नहीं पड़ेगा। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इन सीटों के हवाले से हुकूमत रिव्यू पिटीशन करने जा रही है। अरेंजमेंट मुस्लिम लीग नून से जा रही है, बाकी जमातों को मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इसमें देखें इलेक्शन कमीशन मैंने भी राय दी है, अपने इजहार किए कि इलेक्शन के अदालत जो है वो यानी मतलब मिसाल के तौर पे अदालत किसी को अहल या नाअहल करार देते और इलेक्शन कमीशन कहे कि नहीं हम तो नहीं कर रहे इसको, ये मतलब इलेक्शन कमीशन तो उसके ऊपर अमल दरामद करता है ना, तो वो हो सकता है दोबारा जाएं ना करें, लेकिन उसके नतीजे में देखें बहुत सारी जो मैं बात ही कह रहा हूँ ना कि नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो डिस्ट्रप्शन हो रही है ना, जितनी डिस्टर्ब ऑपोजिशन का काम है कि वो डिस्टर्ब करे, हुकूमत का काम ये है या अरेंजमेंट में जो भी लोग मौजूद हैं उनका काम है कि उसको स्मूथ सेलिंग करें ताकि लोगों के इश्यूज़ की तरफ ध्यान जाए, इधर जाए उधर जाए। जब रोज़ एक इशू खड़ा होगा इस तरह से कि जी पार्टी बैन हो रही है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उसके नतीजे में गद्दारी का मुकदमा ये तो उसके नतीजे तो या तो बैठें सारे और बैठ के मामलात को आगे चलें कि इससे, क्योंकि लेकिन अरेंजमेंट चूँकि गैर फितरी है ना, गैर फितरी अरेंजमेंट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, मतलब है कि कैसे हुआ वो 45-47 फॉर्म्स, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर ये इतनी भारी भरकम शख्सियात ही कैसे उसमें हो गई कि भाई इसके पास ये गवर्नर इसका तो ये इधर ऐसे उधर, कैसे बना ये सारा सेटअप, तो जब चीज़ें खुल के सामने नहीं आएंगी और तो वो, लेकिन वो चूँकि गैर फितरी सा है तो इसलिए वो चल नहीं पा रहा, उसमें कोई इसको ओन नहीं कर रहा। देखिए ना मईशत कितना बड़ा इशू है, ओन कोई नहीं कर रहा, एक ओनरशिप होती है ना, मतलब मईशत को छोड़ के सिक्योरिटी क्राइसिस है, मईशत का सोशल इंटरेस्ट है, तो अदालतों को टिक करने चल पड़े सारे। अच्छा एनीवे इशू सारे इंपॉर्टेंट, वो तो पुलिस रिफॉर्म्स भी चाहिए, वो तो हर जगह आपको रिफॉर्म चाहिए। अच्छा उससे पहले FBR के रिफॉर्म चल रहे थे, वो छोड़ के तो अचानक अब 12, तो ये जो है ये इसको आगे चलें ताकि हम आगे निकलें ना बहसीत कौम, ये बीच में इश्यूज़ को इनसे थोड़ा सा आगे निकलें। अच्छा दूसरी जो बात है वो ये है कि ये तो अब ये देखना है कि फोकस वो, अच्छा चाइना, मुझे नहीं पता कि चाइना की, जाहिर है कि चाइना अपनी स्ट्रेटजी बड़े खामोशी से, चाइना जो है वो बात कम करता है, लंबी प्लानिंग्स करता है, ठीक है, जो चाइना की कौमों की अपनी एक सोच होती है। अब मुझे नहीं पता कि अमेरिका की तरफ से कि सारे औरतें चाइना को कैसे देख रहा है, और चाइना जो है वो ताइवान इनसिक्योर हो गया है, तो ताइवान में खुद ब खुद वो जो पार्टीज़ हैं जो कि चाइना के साथ दोस्ती चाहती हैं और चाइना के साथ, ये तो वो पार्टी जीती हुई थी ना जो अमेरिका में दारो मदार दूसरे, उन्होंने फारिग कर दिया कि हम तो डिफेंड नहीं करेंगे, पैसा तो पैसा निकालो, पैसे कट दो, तो वो तो उनका तो अजीब हो गया मामला, ज़बरदस्त हो गया टोटल। तो वो जो है वो उधर वो ग्रुप स्ट्रांग हो गया जो ग्रुप चाइना की प्रो है और चाहता है कि चाइना तो कभी इसको चूंकि हिस्सा कहता है अपना, तो एक तो बात ये है ना कि वो फ्लाई करते हैं, उनके घेर लेते हैं चारों तरफ से। एक ये कि उनका हिस्सा अगर चाइना का है तो चाइना क्यों वहाँ पे, चाइना उसको अपने अंदर ले लेगा जब लेना होगा, बजाय इसके कि वो उन पर अटैक करे और ये और वो पूरा। तो वो सोच वहाँ पे दम पकड़ रही है कि भाई ये हमारा पड़ोस है भाई, वो यूक्रेन के साथ क्या हुआ, इधर क्या हुआ, ये तो ठीक है ना, फिलिपीन के साथ आज उनकी हॉटलाइंस का कम्युनिकेशन हो गया दोबारा चाइना का, तो ये लेकिन अब यहाँ पे अच्छा चाइना गालिबन, यहाँ चाइना चाहेगा कि दूर, चाइना तो फैले, जहाँ पे वैक्यूम है चाइना रशिया फैले हुए हैं ना, देखिए ना जहाँ पर वैक्यूम आया आपका, यानी आपने ज़रा सी तवज्जो दी कि हम यार जाते हैं यहाँ पे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने चाइना ने अपने पास आने फटकने नहीं दिया, आसियान के पास उन्होंने उलझा, वो यानी ये उलझे हुए हैं यूरोप में, उस चक्कर में निकल गया अफ्रीका, उस चक्कर ये मिडल ईस्ट, ये जो मशरिक़ वस्ता में जो गुरेज़ी हो रही है उसके बारे में बात करता हूँ भी, लेकिन वो चाइना ने तो उधर आसियान में जाने उधर हुआ ही नहीं, वो क्या था वो क्वाड और ये और फलां और ढिमाकना, वो सारे जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे उन्होंने वो सारे तो ठुस हो गए। अब वो जनाब, लेकिन मसला ये है कि वो जहाँ से वैक्यूम छोड़ेंगे दुनिया उधर तो मौजूद है ना, तो उधर वो फिर रशिया और चाइना। अच्छा तो बात सारी ये है कि और चाइना ये इलॉन मस्क का जो टेक जाइंट्स है ना, ये अब हावी हैं, मतलब ये डिसीजन मेकर्स हैं, मतलब अब जो प्रेसिडेंट है मुल्कों के, और वो पहले बात करता हूँ वो
मतलब इलॉन मस्क जा रहा है चाइना, बाइडन चीख रहा है क्यों जा रहे हो, जा रहे हैं चाइना, मेरा काम चलता है वहाँ पे, ठीक है। मतलब है कि ये जो टेक जाइंट्स हैं आज की दुनिया में, ये हावी आ गए हैं, ठीक है। स्टार्लिंक ना होता तो यूक्रेन की जंग नहीं हो रही होती। अच्छा, अब ये इशू ये है कि अब इसमें तो वहाँ पर एंगेजमेंट शुरू होगी कैसे, तो वो एक नक्शा दुनिया बना रही है और यकीनन सारे मुल्क इस वक्त देख रहे हैं कि कैसे क्या ये जंग इधर ऐसे ब्लॉक्स आगे आगे, मतलब ये इंतहाई छोटे इश्यूज हैं कि आप सोचें कि इस वक्त लेवरॉव या वांगी या किसी मुल्क के वो अंदर ये डिस्कस हो रहा हो कि यार वो 2 सीटें इधर से इधर से इधर से, मतलब एक चेस बोर्ड में, मतलब एक अजीब सा लगता है ना मामला। तो मामला हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो रही है। अच्छा, आप देखिए कितनी लंबी उनकी इनिंग्स हैं। अगर आप बाइडन को देखें या आप इवन ट्रंप को देखें, या मतलब ये आए तो सही अभी यहाँ पे, लेकिन आप इनकी पिछली वो देखें ना पूरी, आप देखें प्यूटिन केजीबी, आप इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ें ना, तो ये मतलब दुनिया इनकी टिप्स के ऊपर है। तो उनके साथ अपनी छोटी अंडर पता नहीं कौन सी टीमें उतरी हुई हैं, वो जो बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पीछे है, वो सामने आके ओन ही नहीं कर रही, तो अजीब बात है। एनीवे, अब इसमें इशू ये सारा कि तवज्जो हटी, और साथ ही जनाब इसराइल की, क्योंकि वो तो सारा चला रहे थे प्रेसिडेंट बाइडन, और वो वक्त होता है हर चीज़ का, वक्त वो निकला हाथ से, और साथ ही इसराइल की पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर कर ली फ़लस्तीनी रियासत के ख़िलाफ़, और कहा कि हम फ़लस्तीनी रियासत को यहाँ नहीं बने देंगे। इसराइल की पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर कर ली, इससे पहले भी कर चुके हैं लेकिन अब दोबारा कर ली। और उस वक्त की जब नेतन्याहू जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका में जाकर उन्होंने कांग्रेस से ख़िताब करना है। अच्छा, बाइडन, ये भी एक तरह से कोविड शोविड हो गया तो एक बहाना मिल गया कि बाइडन के साथ ना ही जाऊँ मैं, जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स और उधर सारे वहाँ जाके उनको ख़िताब करूँ, तो नेतन्याहू को भी मौका मिल गया। मतलब बाइडन तो साथ खड़ा होकर पूछता ना कि भाई क्यों नहीं, वो मतलब बाइडन तो फंसे हुए थे ना उस एग्रीमेंट करवाने में, तो अब एक तरह से वो लेम डक सी सिचुएशन हो गई वहाँ। उसका फ़ायदा उठा के यहाँ पे जनाब, यहाँ पर वो पिछले 24 घंटों में बहुत खूनरेज़ी हुई। अच्छा, अब वो अभी तक ज़ाहिर है कि वो अब क्या हैसियत है CIA चीफ की, ये पहला कितने दिन का होगा सीज़ फायर, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा, सर पे इलेक्शन खड़ा है। तो इस वक्त जो है वो टाइम होता है ना, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा, वो उसमें फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो गया, और फ़लस्तीनियों के अंदर ये शिद्दत के साथ एहसास पैदा हो गया कि पैदा हो रहा है, क्योंकि उनके लीडर्स कह रहे हैं ना ठीक है ठीक है ठीक है, तो हो रहा है, बात चल रही है, मुल्क बड़े सिंसियरली। और अच्छा, नेतन्याहू थोड़ी देर पहले वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर सैर करने निकल गए। वो मुतनाज़ इलाका जो कि इजिप्ट के लिए बहुत बड़ा इशू है कि ये हमारा मतलब वो जो दरमियान का इलाका है गज़ा, और वहाँ नेतन्याहू जहाँ से विड्रॉ करना था वो नेतन्याहू खुद वहाँ निकल गए भी, खुद जायज़ा लेने के लिए। और साथ ही ये हुआ कि उनके जो बेन गवीर हैं, उनके मिनिस्टर, उन्होंने मस्जिद अक्सा, उस जगह पे जहाँ पर मुआहदे के तहत, ये जो उर्दन के साथ और मुआहदे के तहत जिस जगह पर नहीं जा सकते जो बिल्कुल मुसलमान हो, मस्जिद अक्सा, वहाँ पर वो उन्होंने तस्वीर, वो गए भी और तस्वीर भी साथ ही उन्होंने अपनी वहाँ से जारी कर दी। अच्छा, अब इशू ये है सारा, तो इसके ऊपर जो है वो शदीद एहतजाज हुआ जॉर्डन की तरफ से, क्योंकि जॉर्डन ज़ाहिर है कि 1994 का जो मुआहदा है उसके तहत ये सारा जो हाशमी ख़ानदान वो देखता है। अच्छा, उससे पहले भी तो यानी 94 में तो मुआहदा इसराइल से हुआ ना, लेकिन उससे पहले भी हाशमी ख़ानदान ही सारा सिलसिला देखता रहा। अब इशू ये है कि ये इसमें जो फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद है और हमास, दोनों की तरफ से पहली दफ़ा इंतहाई सख्त बयान आया। एक तो फ़लस्तीनी बहुत बड़ी तादाद में शहीद हुए, दूसरा यह है कि एमोस हॉस्टन और वो सारे, अब उनकी वो ख़त्म हो गई हैसियत मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा खसूसी और ये और वो, क्योंकि प्रेसिडेंट वाइट हाउस ही बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया, यानी बीमार हैं। अब प्रेसिडेंट बाइडन तो उनकी जगह कैमिला हैरिस हैं, क्या है नहीं, वो बाइडन ही है लेकिन वो मिलेंगे नहीं, वो अपनी रहायशगाह से काम करेंगे ज़रूरी, तो ये वो सारे में। लेकिन ये कि अब वो सारे अपनी जगह पर वो लिमटक हो गया ना सारा मामला, क्योंकि एक टाइमिंग है ना, ये इतने दिन रह गए भाई इलेक्शन में, तो कब होगा पहला फेज़, दूसरा कब, तो वो उनके बिट्रेयल का फेज़ आ गया। उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया आज,
और वो दिए उन्होंने हुक्मरानों को और मीडिएटर्स को कि आपने की ये क्या ये जो खून बह रहा है, और अपनी क़यादत को भी कि आप इतने अरसे यहाँ पे जो है वो मुज़ाकरात होते रहिए। अब इसका दबाव आएगा ज़ाहिर है कि मुसलमान मालिक पे, उन पे जो मीडिएट कर रहे थे सिंसियरली। बाइडन इंतज़ामिया लेम डक में चली गई, और साथ ही वो हिजबुल्लाह वो तैयार है, वो तो इन्होंने रोक के रखा हुआ था। फ्रांस और पूरे इस वक्त मुल्कों की कोशिश ये होगी कि किसी तरह से इस बढ़ती हुई, लेकिन ये कि वो तो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत, फिर वो उधर पहुंच गए क्योंकि ये तो अब्राहम अकॉर्ड, यरूशलेम शिफ्ट करेंगे कैपिटल, ये तो वो आ गया ना। लेकिन देखना ये है कि ट्रंप की प्रायोरिटी में क्या, ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट जो बात कर रहे हैं, क्या उनकी प्रायोरिटी में इसराइल है इस वक्त या उनकी प्रायोरिटी में चाइना है? क्योंकि अगर वो इसराइल है तो फिर यहाँ पर एंगेज हो गए, और बहुत ही बुरी तरह एंगेज हुआ अमेरिका। अगर यहाँ पर वो इसराइल को भी सपोर्ट ट्रंप इंतज़ामिया करती है तो इसका मतलब है कि यहाँ इंगेज हो गए, मिडिल ईस्ट में इंगेज हो गए बुरी तरह, ठीक है। और वो अपने ही अब्राहम अकॉर्ड और ये और वो सारा ट्रंप वो सारा क्या इधर इंगेज हो रहे हो। चाइना और रशिया के लिए कोई इशू नहीं, कोई इधर इंगेज हो गए। चाइना रशिया खुल के पॉलिसी ले चुके हैं पैलेस्टीनियंस के लिए। ये इधर से हटते हैं तो चाइना और रशिया प्रोएक्टिव रोल के साथ एंटर द ड्रैगन या फ्रॉम रशिया विद लव। तो अब इशू ये है कि वो यहाँ से एंटर होते हैं और जगह संभालते हैं, और यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका कि अफ्रीका को छोड़े, जो कि छोड़ चुका है। वहाँ पे कू बेल्ट और बाकी सारी बेसिस जो ख़त्म हुई हैं, ये एक एक बेस के लिए गद्दाफी को मतलब जो भी कुछ हुआ है वहाँ हिलरी क्लिंटन दौर में, मैं नहीं जाना चाहता। बात यह है कि वहाँ पर अब वो आप अफ्रीका को नहीं छोड़ सकते, आप मिडिल ईस्ट को छोड़ते हैं। देखिए ना, चाइना ने तो चाइना के तो पास ही नहीं फटकता है ना, वो कभी उधर जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, बाइडेन उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वो बात ही नहीं बनी। तो वो कोशिश, वो जहाँ से आपने छोड़ी जगह वहाँ इंगेजमेंट, ठीक है ना, वेनेजुएला, क्यूबा, इधर उधर आगे पीछे, रशिया, चाइना। तो ये जो चेस बोर्ड है जो दुनिया की, बदकिस्मती से अब उसमें पहले तो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था ना, अब उसमें आप ऐड कर लें, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ लेकिन नहीं चलें, अपना एक नज़रिया बता रहा हूँ, उसमें आप ऐड कर लें टेक्नो भी, ठीक है ना, ठीक है, मतलब टेक्नो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो उसमें इशू ये है सारा कि अब देखना ये है कि कमिंग डेज के अंदर अगले 24-48 घंटों में अगर तो ये, क्योंकि बिल्कुल अब इस वक्त जो है वो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं, वो वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं, सारे रशिया मूव कर रहा है ये मशरिक़ वस्ता के अंदर, और चाइना भी ज़ाहिर है साथ है, और वो हर एक से बात कर रहे हैं, करारदाद, इधर उधर मुसलमान आगे, मुसलमान आवाज़ें फ़लस्तीन के लिए, पूरा उधर वो सीरिया में मौजूद है। बशारुल असद को तो प्यूटिन ने बचाया है, तो वरना वो तो गया था। अच्छा, अब मसला ये है कि वो उधर हिजबुल्लाह के साथ मौजूद हैं, इधर आगे पीछे दाएं बाएं, ईरान, सऊदी अरेबिया, चाइना। और उन्होंने ये बात की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो जो ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि MBS मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम सऊदी अरब के साथ हैं सारा कुछ, लेकिन ये चाइना दोस्ती करवा गया है ईरान की और सऊदी अरेबिया की, और इसलिए करा गया कि वो उसमें हमारी भी गलती है, लेकिन बहरहाल वो मतलब वो दरमियान उन्होंने बैलेंस करने की। तो अब यह है कि ये पूरी यूरोप से लेके अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका से लेके हमारा रीजन तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ SCO, हम तो सेंटर में है ना, SCO ब्रेक्स, ये दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ, यहाँ पर बहुत अजब लगता है कि आप अचानक पलट के, जो मैं पलट के देखें पीछे तो बात हो रही है, वो खूबसूरती नचीज़ किसकी होगी जी। और उधर जो है वो उसने मतलब इतना ईगोज़ का इशू, ये बिल्कुल जो है ना इस वक्त मेरा ख्याल है कि इकॉनमी और नवाज शरीफ सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि और इस अरेंजमेंट से अपने आप को निकाल लें। अगर ये चला लें तो चला लें, अगर नहीं चल पा रहा तो पॉलिटिकल एंटिटीज़ तो है ना, वो निकालें, खींच के निकालें अपने आप को, और मतलब डायलॉग करें, एक दिन एक बात, दूसरे दिन तीसरी बात, चौथी बात, फिर ये अदालती इस्लाहत आ गई, वो मईशत एक तरफ रह गई, फिर FBR के खिलाफ, वो जो है ना वो उसको उधर मेरे ख्याल से तवज्जो देके सारी, और नवाज शरीफ साहब और ये सारे बैठे, ये अरेंजमेंट तो नहीं चल रहा। व्हाट नेक्स्ट के ऊपर बात करें कि भाई अब ये इश्यूज़ हैं और इससे हमने सारी कौम को निकालना है, तो आगे कैसे चलना है। अब अदालत होगी तो इलेक्शन कमीशन होगा तो वो उसके ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। मुल्क के इश्यूज़ बहुत हैं,
और दुनिया ये इस वक्त हमें ये भी नहीं चाहिए कि किसी डिबेट के अंदर हम आ जाएं और ये जिक्र हमारा है और इस तरह करके जो कुछ हो रहा है उसको बस इधर ही संभाल के तेज़ी के साथ हमें आगे निकलना चाहिए। मज़ीद तनाज़ात नहीं खड़े करने चाहिए अपने लिए, दुनिया में कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।